तो मैं कांग्रेस से हिसाब मांगना चाहता हूँ। आपका पुल बना हुआ है 2 साल से पहले जर्जर हालत में हो गया। सरकार का इतना मोटा पैसा लगा, उसको हमने दोबारा तुड़वा के बनवाना पड़ रहा है। ये डबल खर्चा उसमें हो रहा है। मेरे से पहले जो विधायक थे वो मंत्री थे, तो उस समय ये घोषणा हुई थी। तो उसके बाद 4.5 साल उनके पास बचे थे और सब 4.5 साल में वो इन चीज़ों को ठीक नहीं करा पाया। तो मैं ये समझता हूँ उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको क्या लगता है, अहिरवाल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को फ्री हैंड देना चाहिए पार्टी को, या फिर राव नरबीर जैसे नेताओं की भी सलाह मान लेनी चाहिए? देखिए, हमारे ऊपर बड़े बड़े थिंक टैंक हैं और वो निर्णय सब लोग सोच के ही करते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार में जब से नायब सैनी जी आए 24/7 लगातार रात को 2 बजे कोई मिल लो, 3 बजे मिल लो, सुबह जाके मिल लो, 24 घंटे। मुझे जो लग रहा है कि जैसे पार्लियामेंट की आप बात कर रहे थे, तो जो डैमेज हमें हुआ था वो मैं दावे के साथ कहता हूँ आज हमें 25% उस डैमेज से हम ऊपर निकल के आए। हमने 97 नए रोड बनाए, गांव से गांव की कनेक्टिविटी, वो भी मेरे इस अरसे में, जिसमें कोविड था, जिसमें किसान आंदोलन था, अलपमत की सरकार थी। 97 रोड पहली बार गांव से गांव की कनेक्टिविटी बनी है। दूसरा, मेरी तो अलपमत की भी सरकार थी, क्योंकि अलपमत की सरकार होने से भी काफ़ी नुकसान हुआ है और उनकी तो मेजोरिटी की सरकार थी और 4.5 साल तक वो मंत्री भी थे, मैं तो MLA ही रहा। तो कम से कम आदमी दूसरे की तरफ उंगली करने से पहले अपने बारे में सोच रहे हैं। और HKRN के 1,20,000 लोगों को ना हटने की गारंटी दे दी, 58 साल तक उनको नहीं हटाएगा। 1.25 लाख कोई करके तो दिखाए। फिर वो मंडी की वजह से मैंने उसका उद्घाटन कर दिया था कोसली के नाम से। फिर विवाद आ गया कि ये तो कोसली की बजाय भाकली की ज़मीन है। फिर भाकली वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन करा। हमारे राव साहब से भी वार्तालाप इस बारे में हुई। मैंने कहा जी, इस सॉल्यूशन जब तक नहीं कराएंगे ना, जब तक ये विवाद चले आएंगे। तो कहते हैं ना, एक जना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो सीधा सा है, संगठन की ताकत से ही हम सब ताकतवर हैं, वरना कोई ताकतवर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। NJP हरियाणा के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके NJP के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। विधानसभा चुनाव जिस तेजी से निकट आ रहे हैं, कोसली की राजनीति भी उसी तेजी से गरमा रही है। कुछ नेता हैं जो लक्ष्मण यादव की राह रोकने के लिए उनकी कार्यशैली पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लक्ष्मण के अलावा कोई दूजा नहीं है, उनके लिए लक्ष्मण यादव ही सबसे बेहतर है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। हरियाणा की राजनीति पर बात करेंगे, कोसली की राजनीति पर बात करेंगे और इनकी राजनीति पर बात करेंगे। लक्ष्मण जी, सीधा मुद्दे से शुरुआत करते हैं। कोसली में वैकेंसी नहीं है, प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, फिर भी जो टिकटार्थियों की लाइन है वो इतनी लंबी कैसे होती जा रही है? क्यों आपकी पार्टी के ही नेता ये चाह रहे हैं कि इस बार आपको ना चुनकर उन्हें चुना जाए? आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, और संगठन में सब लोग जो काम करते करते टिकट के लाइन में आ ही जाते हैं। और जब सबका अधिकार है तो टिकट की लाइन भी लंबी होगी, और टिकट की लाइन लंबी है तो एक दूसरे को डाउन करने का प्रयास भी करेंगे। तो बस चुनावी समय है, चुनावी सीजन है, तो ये सब संभाविक है। अभी हिसाब मांगने का समय है, कांग्रेस भी वैसे हिसाब ही मांग रही है, तो हम भी यही जानना चाहेंगे कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या बड़े काम किए? अब आप जनता के बीच जाएंगे तो अपनी क्या उपलब्धियां लेकर जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जो हिसाब मांग रही है, पिछले वर्षों का कांग्रेस को हिसाब पहले देना चाहिए। जिनके खुद के खाते खराब हो वो हमसे क्या हिसाब मांगेंगे? क्योंकि आपने देखा भी है कि जो मेरे क्षेत्र में जो काम कांग्रेस के समय हुए थे, एक पुल का ही है जो मेरा सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, कोसली का पुल, वो कांग्रेस ने बनाया था और 12 में वो बन के तैयार हुआ, 14 में वो मतलब खत्म सा ही समझो, वर्किंग में नहीं रहा। और वर्किंग में नहीं रहा, हैवी व्हीकल हमने बंद करवा दिए थे।
अब उसकी धीरे धीरे रिपोर्ट आते आते अब वो हमने दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो मैं कांग्रेस से हिसाब मांगना चाहता हूँ, आपका पुल बना हुआ है 2 साल से पहले जर्जर हालत में हो गया, सरकार का इतना मोटा पैसा लगा, उसको हमने दोबारा तुड़वा के बनवाना पड़ रहा है, ये डबल खर्चा उसमें हो रहा है और पब्लिक की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि कोसली में आप देखेंगे स्टेशन पे कोई निकलने का रास्ते नहीं है और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल उसमें फंस के खड़ी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मुझे सुनना पड़ता है। मैं कांग्रेस से यही हिसाब मांग रहा हूँ, क्या आपके समय जिस ठेकेदार ने भ्रष्टाचार करा, जिस अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, क्या और जिन नेताओं ने उस पर भ्रष्टाचार किया, क्या उसको उनके ऊपर कोई जुर्माना लगाया गया, मुकदमा दर्ज किया गया? ब्लैक लिस्टेड से काम नहीं चलता। सरकार ब्लैक लिस्टेड तो वही फिर दोबारा नाम बदल के ठेकेदार आ जाते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर ब्लैक लिस्टेड की बजाय उन पे वो जुर्माना डालना चाहिए, पब्लिक की परेशानी का और उस समय की लागत का। एक और मुद्दा भी है कोसली भाकली विवाद, काफी लंबे समय से चला आ रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कमेटी बनाने की घोषणा भी की थी। आपको क्या लगता है, आप क्या उम्मीद देखते हैं? देखिए, मैंने भी कई बार कोशिश करी है और ये पुराना मुद्दा है, मेरे समय पे अकेला नहीं है, ये तो 20-25 साल से ये मुद्दा चला आ रहा है। हर समय ही जब भी कोई विकास का कार्य हम करने का प्रयास करते हैं तो ये नाम का विवाद निरंतर चल रहा है और मैं तो दोनों ही गांव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कोई दूसरा नहीं सुलझा सकता आपके मुद्दे। आप दोनों गांव बैठ के कमेटी बना के सुलझा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिख सकते हैं, क्योंकि उनके विवाद के कारण जो है वो विकास भी रुक रहा है और विकास रुक रहा है तो आने वाले समय में लोग हिसाब तो मांगेंगे ही, अगर विकास क्यों नहीं हुआ। जैसे आपका बार बार नगर पालिका का नाम आता है लेकिन फिर वही विवाद में आ जाता है। एक बार ये आपका किसान जो मंडी थी, अनाज मंडी, उसका नाम में हमने एक लैब बनाई वहाँ, वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब, 65 लाख रुपए लगा के। फिर वो मंडी की वजह से मैंने उसका उद्घाटन कर दिया था कोसली के नाम से। फिर विवाद आ गया कि ये तो कोसली की बजाय भाकली की ज़मीन है। फिर भाकली वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन करा। तो मैंने कोशिश ये करी सौहार्द बना रहे, वातावरण ठीक रहे, भाईचारा ठीक रहे, इसलिए दोनों का ही सरकार से कह के नाम मिटाया। अब भाई खाली प्रयोगशाला लिख दो, नाम की इस पर ज़रूरत नहीं। दोबारा फिर ऐसा ही हुआ, जब मैंने वर्कशॉप का उद्घाटन करा तब भी अपना अपना नाम सब चाह रहे थे। मैंने उन पर विवाद ना बढ़े इसलिए शहीद सतप्रकाश भाकली कोसली कर दिया। फिर भी विवाद हुआ। अब फिर हमने सोचा, हमारे राव साहब से भी वार्तालाप इस बारे में हुई, मैंने कहा जी इस सॉल्यूशन जब तक नहीं कराएंगे ना, जब तक ये विवाद चले आएंगे। और कई बार आपने देखा 14 में कोसली ने बहिष्कार करा था चुनाव का पार्लियामेंट का और 19 में भाकली ने किया था। अगर ये जब तो मैं आया भी नहीं था, तो ये समस्याएं हैं और मेरा तो हाथ जोड़ के दोनों गांवों के बुद्धिजीवियों से ये प्रार्थना है कि भाई आपके इस नाम के उसमें भावनात्मक वो जो जुड़ाव है उसकी बजाय थोड़ा कंस्ट्रक्टिव जुड़ाव इसके साथ करें ताकि आगे का भविष्य ठीक हो सके। कोसली से जुड़ा एक और सवाल है मेरा। कोसली के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम यादव, उन्होंने पिछले दिनों एक सवाल खड़ा किया कि हैफेड ऑयल मिल है वो जाटूसाना में लगनी थी, लेकिन कमजोर प्रतिनिधित्व की वजह से, नेतृत्व की वजह से वो मिल रामपुरा में लग गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है। 2015 में मुख्यमंत्री जी कोसली राजीव गांधी स्टेडियम में, मेरे से पहले जो विधायक थे वो मंत्री थे, तो उस समय ये घोषणा हुई थी। तो उसके बाद 4.5 साल उनके पास बचे थे और सब 4.5 साल में वो इन चीज़ों को ठीक नहीं करा पाया, तो मैं ये समझता हूँ उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि मेरे को तो भले ही 5 साल हुए हैं, लेकिन मेरे तो 2 साल कोविड में भी चले गए, 1 साल किसान आंदोलन में भी चला गया। दूसरा, मेरी तो अल्पमत की भी सरकार थी, क्योंकि अल्पमत की सरकार होने से भी काफ़ी नुकसान हुआ है और उनकी तो मेजोरिटी की सरकार थी और 4.5 साल तक वो मंत्री भी थे, मैं तो MLA ही रहा।
तो कम से कम आदमी दूसरे की तरफ उंगली करने से पहले अपने बारे में सोच रहे। पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव कोसली से चुनाव लड़ सकती हैं भाजपा की टिकट पर। अगर आरती राव को टिकट मिलता है तो लक्ष्मण यादव की क्या भूमिका रहेगी? मैंने एक बात पहले भी कहा था जी। मैं 2005 में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, 9 में नहीं लड़ा, पार्टी ने मेरे को नहीं लड़वाया, 14 में नहीं लड़वाया, 19 में पार्टी ने लड़वा दिया, मैं चुनाव लड़ लिया और 39,000 के आसपास मैं जीत के भी आया। तो ये काम संगठन का है, संगठन इसका फैसला करेगा किसने कहाँ से चुनाव लड़ना है। तो ये संगठन का विषय है, ये मेरा विषय है नहीं। मेरे को संगठन आदेश देगा, मेरे नेता आदेश देंगे, मैं लड़ लूँगा, नहीं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो शुरू से ही पार्टी का कार्यकर्ता रह के आया हूँ और उसी की बदौलत है जो आज हमने सीखा है, हमने जाना है। और संगठन की ताकत सबसे बड़ी होती है। कुछ लोग गलतफहमी में हैं, अगर संगठन के बिना कुछ हो जाएंगे तो कहते हैं ना एक चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो सीधा सा है, संगठन की ताकत से ही हम सब ताकतवर हैं, वरना कोई ताकतवर नहीं है। चलिए, अगर लोकसभा के नतीजों को देखते हैं तो भाजपा की चिंता बढ़ाने वाले हैं। बात अगर कोसली की करते हैं तो वहां पर भी भाजपा की हार हुई। बात कांग्रेस की 2 वोटों की जीत की नहीं है, लेकिन जहां एक तरफ भाजपा हजारों वोटों से जीत रही थी वहां पर हारना बड़ी बात है। आप क्या वजह मानते हैं कोसली में भाजपा की हार का? देखिए, वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में ये था, इस बार जो नैरेटिव कांग्रेस ने चलाया, संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, 8500 रुपये देंगे, सबके रजिस्ट्रेशन, तो जनता बहकावे में आ गई। क्योंकि और ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार तो बहकाया जा सकता है। दूसरे, चुनाव जीतने के और हारने के बहुत छोटे छोटे कारण मिलके ही हार जीत होती है, कहीं एक कारण से कोई हार जीत नहीं होती। तो इस बार भी चाहे वो कैंडिडेट की हो, चाहे पार्टी संगठन के लोगों की हो, चाहे अन्य लोगों की हो, तो और बहुत छोटी छोटी चीज जुड़ के ही चुनाव हार जीत में बदलता है। अभी नायब सरकार मनोहर सरकार के कई फैसलों पर यू टर्न ले रही है। बात आप सरपंचों को पावर देने की कर लो, पीपीपी में कई बदलाव किए गए हैं। आपको नहीं लगता ये यू टर्न पहले ले लेने चाहिए थे पार्टी को? देखिए, प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है जनता की राय। जनता जिस चीज से नाराज हो उसको बदलने में कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारे नेता भी जानते हैं और ये पार्टी का आदेश भी था। जनता जो चाहती है, जिससे तकलीफ जनता को हो रही, तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सरपंचों का ही था, सरपंचों का मैंने सदन में भी उठाया, सरपंचों का मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने कोटा रैली में आए थे जब भी मैंने उस रैली में भी उठाया। तो सरपंचों को आज पहले से कई गुना ताकत देने का काम नायब सरकार ने किया है। पहले 20 लाख था, आज हमने 21 लाख करा। पहले ट्रेवलिंग अलाउंस था नहीं, हमने 16 रुपये किलोमीटर ट्रेवलिंग अलाउंस करा। पहले 500 रुपये लड्डू बांटने के त्योहारों पे था, राष्ट्रीय फेस्टिवल पे, आज हमने उसको 5,000 रुपये करा। पहले 1100 रुपये कोर्ट में जाने के लिए उसका फीस होती थी, आज हमने उसको 5500 करा। हाई कोर्ट में जाएंगे तो जो 5500 था हमने उसको 55,000 करा। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए गली नाली बनानी है तो मिट्टी का भराव अलग होता था, मटेरियल का अलग होता था, आज हमने कहा कि उसी का एस्टीमेट उसमें जोड़ा जाए। आज बिजली का शेष है तो उसको भी हमने उनके खाते में भेजने का काम किया। तो ऐसी अनेक सरपंचों को सुविधाएं मिली हैं जो मैं समझ सकता हूँ। मेरे को 18 रुपये किलोमीटर जब मैं विधानसभा जाता हूँ, अदरवाइज नहीं, जब मैं विधानसभा जाता हूँ तो 18 रुपये किलोमीटर मिलता है। मेरे को तो ज़्यादा काम होगा, लेकिन इतने गाँव के हैं, लेकिन एक सरपंच को 16 रुपये दिए हैं। तो अब तो मैं समझता हूँ कोई कमी सरकार ने छोड़ी नहीं, और उससे भी उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मानदेय इसी का ही नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने तो सफाई कर्मचारियों के भी 17 और 19 हज़ार रुपये करे। इसी तरह से HKRN में भी आप देख रहे होंगे, अब उसमें भी हमने 8% बढ़ाने का काम किया। और HKRN के 1,20,000 लोगों को ना हटने की गारंटी दे दी, 58 साल तक उनको नहीं हटाएगा। 1.25 लाख कोई करके तो दिखाए, आप इसको प्रैक्टिकल देखिए। तो आज बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से पिछले दिनों गौशालाओं का था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गौशालाओं की घोषणा बड़े बेहतरीन तरीके से कि जो गाय इधर उधर घूम रही हैं उनके ऊपर 400, 600, 700 रुपये
सालाना का किया, उनके चारे का पैसा भी 20, 30 और 45 रुपए करा। लेकिन जब हम विकास कार्य देखते हैं, जमीनी स्तर पर काम देखते हैं, पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है पर वो विकास कार्य नहीं दिखते। आप रेवाड़ी ले लो, गुड़गांव ले लो, कोसली साइड भी ले लो, सड़कों की हालत खराब है। अगर आप कचरा प्रबंधन देखते हैं वो भी ढंग से नहीं है। चूक कहाँ हुई है पार्टी से? अमन जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये कि फैशन बन गया। एक 10 साल में विकास नहीं हुआ, क्यों? ये आम बात होगी, आम लोगों की धारणा भी बन गई। हमने 97 नए रोड बनाए हैं, गांव से गांव की कनेक्टिविटी, वो भी मेरे इस अरसे में, जिसमें कोविड था, जिसमें किसान आंदोलन था, अलमत की सरकार थी। 97 रोड पहली बार गांव से गांव की कनेक्टिविटी बनी है, और उसमें ज़्यादातर काम कंप्लीट हो गए, कुछ पे काम चल रहे हैं, तो इसलिए 97 नए रोड माना रखता है। और दूसरी एक बड़ी बात मैं बता दूं, चाहे वो PWD के रोड थे, चाहे आप मार्केटिंग बोर्ड के रोड थे, तो उन सब को भी हमने 120 उन रोडों को तुड़वा के 120 रोड वो भी बनाने का काम किया। तो मेरे यहाँ सड़कों की इतनी हालत नहीं है। यूं ठीक है कि चौमासे में 2-4 गड्ढे कहीं मिल जाएंगे, लेकिन रोडों पर जाके देखो आप, गाँव के जो रोड थे उनमें सफ़ेद पट्टियाँ लगी है। कई बार तो मैं ही सोचता हूँ कि मैं शहर में आ गया गाँव में। और मैंने उनकी वीडियो रील बनवा रखी है, मैंने उनका वीडियो रील बना के रख रखी है, जिस दिन आपको चाहिएगा मैं दे दूंगा। और मैंने अपने विकास कार्यों की 1150 करोड़ रुपए का काम कराए, उसकी मैंने एक बुक छपवा रखी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सारी नहरों को मैंने तुड़वा के दोबारा बनवाया है, और 190 करोड़ रुपए के काम नहरों पे मैंने कराए हैं। और आपको ताज्जुब होगा, चाहे वो मेरी धनिया माइनर थी, चाहे जखाड़ा माइनर थी, बुरतड़ा माइनर थी, मुंदड़ा माइनर थी, लोहारी माइनर थी, सुम्मा कतोपरी माइनर थी, आपके लोहाना माइनर थी, रामगढ़ खेड़ी माइनर थी, ढहीना माइनर थी, ओणात माइनर थी। आज कोई भी ऐसी आपको माइनर नहीं नजर आएगी जो चौड़ी और गहरी ना करी हो। वो हमारी मजबूरी थी, उसको करना भी। क्यों मजबूरी थी? जो हम पानी बढ़ाना चाह रहे थे धरातल पे, नहरों का पानी बढ़े तो बढ़ेगा जब उसकी कैपेसिटी होगी, तो हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है। और 210 क्यूसेक पानी से। सुनिए अगर नायब सरकार के विकास कार्यों की बात करते हैं पूरे मतलब अब तो विधानसभा चुनाव में हर जगह जाकर जवाब देने हैं भाजपा सरकार को, तो उन विकास कार्यों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार में जब से नायब सैनी जी आए, 24/7 लगातार, रात को 2 बजे कोई मिल लो, 3 बजे मिल लो, सुबह जाके मिल लो, 24 घंटे कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें 5-7 फील्ड के कार्यक्रम ना हो और पब्लिक को अटेंड ना कर रहे हो। और जो घोषणाएं थी, जितनी घोषणाएं उन्होंने अब करी हैं, तो मेरे को इस बात के कहते हुए बड़ी खुशी होती है। अब जो घोषणाएं थी, आज उनका 1.5-2 महीने में अमली जामा पहनाने का काम किया है, इतनी जल्दी, इतना फास्ट। और मुझे जो लग रहा है कि जैसे पार्लियामेंट की आप बात कर रहे थे, तो जो डैमेज हमें हुआ था, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ आज हमें 25% उस डैमेज से हम ऊपर निकल के आए। तो नायब सैनी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, और आप देखेंगे आम आदमी की तरह मिलते हैं, उनको जरा सा भी लगता ही नहीं वो मुख्यमंत्री है। तो आज लोगों को काम से ज्यादा लोगों को मिलने का ज्यादा जिज्ञासु रहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगा कि भाई आज मुख्यमंत्री बड़ी तेजी से, और यंग भी है, करना भी चाहिए जी, और उसी स्पीड से वो लग भी रहे हैं। आप कोसली से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं उनका एक खुद का रोड मैप होता है। आपका कोसली को लेकर क्या रोड मैप है? कोसली को क्या मिलेगा अगर लक्ष्मण यादव दोबारा से आते हैं तो? देखिए, मेरा रोड मैप तो बहुत सारा है, और मैं सदन में 40 बार बोला भी हूँ उस रोड मैप पे। कोई विधायक आज तक 40 बार 4.5 साल में बोला नहीं, हर मुद्दे पे बोला हूँ। मेरा सबसे बड़ा रोड मैप तो यही है, अगर जैसे हमने MSME का ये सेक्टर घोषित कराया, जाटूसाना और आपका नहाड़, तो ये दोनों ब्लॉक हमने MSME का, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोड मैप है। अगर लोगों को रोजगार उनके दरवाजे से निकलते ही मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं करेंगे, तो एक मेरा सपना ये है। दूसरा मेरा एक बड़ा सपना भी है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सैन्य इतिहास की भूमि है, ये क्षेत्र पूरा आप देखेंगे शहीदों की भूमि है, जवानों की भूमि है, किसानों की भूमि है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जंग आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो, जितनी भी लड़ाई रही है,
चाहे वो राव तुलाराम जी के नेतृत्व में रही हो, चाहे हमने आज़ादी कायम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र की फौज की बात रही हो, हर उससे एक स्वतंत्रता सेनानी हर गांव से मिलेगा। एक गांव मेरा लुक्की जिसमें 47 है, तो सारे के सारे आज़ादी के लिए भी लड़े। और भाई 61 की लड़ाई थी, रजांगला की लड़ाई थी, हाजी पीर की लड़ाई थी, गोवा की लड़ाई थी, आप देखेंगे शांति सेना की लड़ाई थी, अक्षरधाम की थी, चाहे वो संसद हमले की थी। तो सब लोग क्षेत्र के कहीं ना कहीं यहाँ के लोग। और -35 डिग्री में आपने देखा कि रजांगला में हमारे किस तरह से 118 सैनिक थे, जिसमें 114 इस क्षेत्र के थे, दक्षिणी हरियाणा के। और मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में वो लड़े थे, 4 केवल बचे थे। तो ये स्थिति थी जो। और फिर कारगिल का भी पहला शहीद यहीं से हुआ, कमांडेंट सुखबीर सिंह, जिनके वीरांगना बहन डॉक्टर सुधा यादव है, हमारी पार्टी की बड़ी नेत्री है। तो वो मेरा सपना है कि हरियाणा तो कम से कम देखने आए, एक ऐसा भव्य एरिया में ये बने जिसे हम सैनिक धाम के नाम से बनाना चाहते हैं, ताकि लोग ये आके देखें और आने वाली पीढ़ियाँ उससे करें। वहाँ स्कूल के बच्चे जाएं, कॉलेज के बच्चे जाएं। तो मेरा एक ये सपना है कम से कम 24-25 एकड़ में, क्योंकि जिलेवार हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा का इतिहास वहाँ समेटे, तो इतनी जगह हो और वो एक भव्य बने। तो एक तो मेरा सबसे बड़ा सपना है इस बात का। दूसरा, आपने देखा भी है कि मैंने सदन में सब डिवीज़न की मांग उठाई ढेहना की, तो वो भी है। तीसरा, मेरा ब्लॉक खंड कार्यालय भी कोसली में अलग से बने, जो है एजिटीज उनके अलग से बने, उसकी भी मैंने डिमांड उठाई। एक मेरा एस्ट्रोटर्फ है, हॉकी एकेडमी हमने करी है, तो उसमें भी हमारा लगभग कागज़ कंप्लीट हो गए, उसमें भी हम चाहते हैं वो भी जल्दी ही ये बने। इसी तरह से हमने 18 एकड़ ज़मीन हम इसके आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए दे रखी है भाकली की, तो वो भी मेरा एक सपना है कि आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ इलाके में खुले, एलोपैथिक के साथ साथ बराबर आयुर्वेदिक भी चले, बराबर होम्योपैथिक भी चले। क्योंकि अब क्या है कि अब एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, 20-20 किलोमीटर पे लड़कियों का कॉलेज खुल गए। अब मेरा अभी 32 करोड़ रुपए लगा के हमने जाटसाना में कॉलेज की बिल्डिंग शुरू कराई है। अभी हमने ढेहना तहसील की बिल्डिंग 8 करोड़ की हमने चालू कराई है। तो ऐसी अनेक है। अब हमारा फ्लाईओवर बन रहा है, आरओबी 48 करोड़ रुपए का ढेहना फाटक के ऊपर से। इसी तरह से मेरा भी आरओबी अभी जो तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, अंडरपास भी हमारा उसका टेंडर होने ही वाला है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे की कुछ बंदिशें हैं, कुछ वहाँ के दुकानदारों की थोड़ा परेशानियाँ थी, तो अब हमने उसको डाइवर्ट करा है ताकि किसी की परेशानी भी ना हो और वो सब चीज़ें बन जाए। तो इस तरह के अनेक काम हैं। तो मैं शुरू में ही कह रहा था कि 1150 करोड़ रुपए के काम हमने इस 5 साल के सरकार में कराए हैं, और उन हालातों में, परिस्थितियों में कराए हैं जो सोच भी कोई नहीं सकता था। और एक बड़ी बात और बता दूं, कोविड वार्डों में लक्ष्मण यादव गया था, आइसोलेशन वार्डों में लक्ष्मण यादव गया था, भोजन लेके लक्ष्मण मरीजों के लेके गया था, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, मैं अकेला नहीं गया। मेरा अकेले का हौसला कहा था, सब लोगों ने मिलके कोविड में कोई नेता बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो चुनावी सीजन है, सब आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब हाथ से नाक तक भी हाथ नहीं जा रहा था, अपना भी कोई डेड बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं था, उन परिस्थितियों में, उन भयानक स्थिति में हमने काम करा है। चाहे वेंटिलेटर लगाने, चाहे बाई पाइप लगाने हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने हो, चाहे एम्बुलेंस लगानी हो, सब प्रबंध करा। और आपको ताजुब होगा, मेरे यहाँ तो 2 डॉक्टर तो ऐसे थे जिन्होंने 60 ऑक्सीजन लेवल आ गया था मरीजों का, उनको भी बचाने का काम किया, उन्होंने मेहनत करी। तो मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार भाजपा को सलाह देने वालों की लंबी लाइन है। कुछ नेताओं का कहना है कि अगर किन्हीं 1-2 नेता की सुन के टिकट देते हैं तो फायदा नहीं होगा। कुछ नेता को कहना है अगर मेरे हिसाब से टिकट नहीं दी तो भाजपा को फायदा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, अहिरवाल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को फ्री हैंड देना चाहिए पार्टी को, या फिर राव नरबीर जैसे नेताओं की भी सलाह मान लेनी चाहिए? देखिए, हमारे ऊपर बड़े बड़े थिंक टैंक है और वो निर्णय सब लोग सोच के ही करते हैं। ये ठीक है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, दूसरे का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो वो कुछ भी बोल सकता है। और टिकटार्थी तो सबको कमजोर बताएगा, अपने आप को ही पहलवान बताएगा, बहादुर बताएगा कि मैं ही नैया पार लगा सकता हूँ। तो संगठन में बड़े बड़े थिंक टैंक अपने आप सोचेंगे, ये मेरा विषय भी नहीं है।
अगर हम रेवाड़ी की बात करते हैं तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही जिला अध्यक्ष बदल दिया गया है यहाँ का, वंदना पोपली को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आप तो लोकल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, क्या वजह रही? संगठन में बदलाव तो हर बार होता ही रहता है, हमारे यहाँ कोई परमानेंट थोड़ी है। अगर भाई कांग्रेस को एक बार टिकट थमा दी तो 45 साल से एक के पास ही रहेगी। हमारे यहाँ तो काबिल लोग धीरे धीरे डेवलप होते हैं और इसीलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ 100 साल से ऊपर पुरानी पार्टी, कहाँ 40 साल पुरानी पार्टी। हम आज मुकाबला कर रहे हैं तो इन्हीं किन्हीं कारणों से कर रहे होंगे ना, काबिलियत के बल पे कर रहे होंगे। तो ये यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ तो हमेशा ही जो कैपेबल लोग हैं उनको आगे पार्टी बढ़ाने का काम करती है। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। टिकटार्थियों की हर जगह लंबी लाइन है और ये सवाल लगभग हर उस नेता से होता है जो चुनावी तैयारी कर रहा होता है कि आपको क्यों चुना जाए, पार्टी आपको क्यों टिकट दे। देखिए, ज्यादा कैंडिडेट होना तो शुभ संकेत है। इसका मतलब आपको पता ही, एक पार्टी की हवा है। जब भी कैंडिडेट है, मैं 2005 में चुनाव लड़ा तो कैंडिडेट थे ही नहीं, एक आध छोड़ के। वो नाम ले रहे थे पर उन्होंने कहते लड़ा ही सने दो, क्योंकि जब पार्टी की हवा ही नहीं थी, परिस्थिति नहीं थी। आज पार्टी की हवा है, कैंडिडेट इसलिए ज्यादा भी है, तो ये तो सबका अधिकार है। विधायक जी, आपके कार्यकाल की आपकी क्या बड़ी उपलब्धियां रही जो आप अब जनता के बीच लेकर जाएंगे? अगर बिजली में आज 1 घंटा भी बिजली नहीं आती तो आदमी बिलबिला जाता है, और हमारे पास तो रातों फोन आते हैं, अगर जी 1 घंटे से बिजली नहीं आ रही। तो हम कहते हैं कि भाई आज इस युग में हम जी रहे हैं। तो आप देखेंगे जब मैं आया तो 1285 ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग थे, स्टार 3 और 5 के चक्कर में, जबकि यहाँ बनती नहीं थी मोटरें, लेकिन सरकार ने कंडीशन लगा ली थी। तो 6 साल से पेंडिंग थे, वो हमने कराए कि उस किसान की तो वही रोजी रोटी है, ट्यूबवेल ही है। तो उस दर्द को हमने समझा और 1285 ट्यूबवेलों के नए कनेक्शन। तो आज बिजली में तो दूसरी चीज़ बिजली होगी, पहली सड़क की होगी, और तीसरा पानी का। पानी की बड़ी समस्या, जैसे मैंने बताया, अगर आज हमने नहरें भी चौड़ी कराई, गहरी भी कराई, और पानी की मात्रा को भी बढ़ाया, और आज मेरे लगभग 99% गांव जो हैं आज नहर से उनके तालाब जुड़ चुके हैं। और जहाँ 200-310 क्यूसिक पानी जेएलएन का था, और इसमें 200 क्यूसिक, यहाँ 200 क्यूसिक आता था, 110 क्यूसिक तो पटौदी में चला जाता जेएलएन का। उस पानी को भी हमने बढ़ाने का काम किया। आज 650 क्यूसिक पानी उन नहरों में आ रहा है। उसी तरह से मेरे महेंद्रगढ़ कनाल भी लगती है, और महेंद्रगढ़ कनाल में 450 क्यूसिक था, आज 1150 क्यूसिक पानी आ रहा है। इसलिए मेरा जल स्तर भी नीचे है पानी का, और आपने देखा कि जल स्तर के साथ साथ खारी भी पानी है। तो आज पानी की किल्लत मेरे दक्षिणी हरियाणा में बहुत है, और मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री से यही मांग करी, अगर जी SYL का तो अभी हमें भरोसा नहीं है, लेकिन वर्तमान पानी उसमें बंटवारा कर दो। और मैं तो उस समय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हमारी इस बात को सिरे चढ़ाया, और क्योंकि महकमा भी उनके पास था ये, इसलिए, नहीं तो वो एक जमाना और भी था। कोमल जी नहरी मंत्री यहाँ का था, लेकिन अपने खेत तक एक ही नहर बना पाया था, खुद मंत्री होते हुए। और आज ये काम बहुत आसान आप लोगों को लग रहे होंगे। शिक्षा का स्तर भी, मैंने गुरावड़ा में PG क्लास खुलवाई, इसी तरह से कोसली में PG क्लास खुलवाई, इसी तरह से हमने जाटसाना में आज बिल्डिंग हमारी 32 करोड़ रुपए जाटसाना में बन रही है। इसी तरह बोडिया कमालपुर में हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल हमने शुरू करा दिया 1 करोड़ रुपए लगा के, आपको शहर में भी नहीं लगेगा जो हम वहाँ करा रहे हैं। इसी तरह से हमारी अब गुरावड़ा की बिल्डिंग स्कूल की तैयार होगी, कल CM साहब ने 14-15 करोड़ रुपए का जो काम था उसके कंप्लीट होगी, उसमें क्लासेज हमने शुरू करा दी है। इसी तरह से नर्सिंग कॉलेज की हमारे 6 करोड़ रुपए पास हुए थे विक्रम जी के ज़माने में, लेकिन आज हमने वो 32 करोड़ रुपए लगा चुके हम उस पर, और आज 8 करोड़ मेरा फाइल मेरी FD में और पड़ी है, ताकि उसकी सड़क और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो उनको करा सके। क्लास उसमें नहीं लगाई, उसका कारण यही था, अगर एकेडमिक क्लास हो तो कहीं कमरे में बैठ के लगा लो, लेकिन ये टेक्निकल है, नर्सिंग में तो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो उसके लिए आज हम तैयारी में कर रहे हैं। तो आने वाले निकट भविष्य में वो सब काम भी इसमें होंगे। इसी तरह से तहसील बिल्डिंग का मामला था डैना का, तो ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं। 13.5 करोड़ रुपए का हमने ये क्या नाम है आपका पुल का है वो काम चल रहा है। 8.5 करोड़ के आसपास अंडरपास का भी हमने करा है। उसी के साथ साथ 46 करोड़ का ये आपका फ्लाईओवर ROB जो डैना फाटक वाला है। इसी तरह से आप देखेंगे कि मेरे कोसली का रेलवे स्टेशन 1350 करोड़ रुपए लगा के रिन्यूअल हो रहा है, और जो कभी ट्रेनें नहीं रुकती थी, ट्रेनों में
अरविंद शर्मा का बड़ा योगदान रहा, मेरे एमपी का। उन्होंने जो 25-30 साल से ट्रेनें बंद थी उनको चलवाने का काम किया। हरियाणा एक्सप्रेस तो आप जानते ही होंगे, यहाँ की लाइफ लाइन थी भिवानी से और दिल्ली की, उसको वहाँ रोहतक ले गए थे, लेकिन अब पहली बार वो सब चली हैं। आज हमारे यहाँ रोडवेज की सुविधा बहुत है। आज मेरे यहाँ कोसली से चंडीगढ़ को भी बस जाती है, मेरे यहाँ कोसली से आगरा को भी बस जाती है। अगर आपकी टिकट पर कैची चलती है तो तब आपका फैसला क्या होगा? रणधीर सिंह कापड़ीवास की तरह बागी होकर चुनाव तब भी लड़ेंगे? देखिए, मैंने तो अपना पहले उदाहरण दे दिया। 4 से मेरा 24 आ गया, 20-21 साल में भी अगर आप मेरे विचार को नहीं समझे, मेरे को नहीं जाने, तो फिर इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिसने बदलना है वो कह के भी बदल जाएगा, तो क्या करेंगे आप। चलिए, अब ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे। कोसली की जगह आपकी कई बार रेवाड़ी सीट से भी चुनाव की बात आती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये संगठन का काम है, मेरा है नहीं। दरअसल मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। मैं 5 साल हो गए, मुझे विधायक की आज तक फीलिंग नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि मैं कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं विधायक बन जाऊंगा उस दिन मुझे जनता इग्नोर कर देगी। तो कहीं की भी चाह रही हो, चाहे कोसली की चाह रहे हो, चाहे रेवाड़ी की चाह रहे हो, लेकिन ये निर्णय हमारे ऊपर वाले लोगों के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। और जैसा मुझे काबिल समझेंगे संगठन करेगा व्यवहार मेरे साथ। चलिए, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आपका बहुत